हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन पर चर्चा की थी। पिछले क्लास में हमने देखा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन इन अदर केसेस। इसके अलावा हमने टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी को भी देखा। आज हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉब्लम है, मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेज हैज 4 यूनिट्स सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली. The taxable supply of goods from all these units are as follows. ये मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस की 4 इकाइयां हैं जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित हैं। इन सभी इकाइयों का कर योग्य आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का। फर्स्ट है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल मतलब राज्य के भीतर बिक्री। मतलब वेस्ट बंगाल का, ये वेस्ट बंगाल में ही हुआ है ये ट्रांजैक्शन, ये केवल बिहार में हुआ है, ये यूपी में हुआ है और ये दिल्ली में हुआ है। तो इंट्रा स्टेट सेल है वेस्ट बंगाल में 5 लाख का, बिहार में 3 लाख का, उत्तर प्रदेश में 2 लाख का, दिल्ली में 8 लाख का। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सेल मतलब अंतर राज्य आपूर्ति, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल। वेस्ट बंगाल में जो यूनिट है वहां का इंटर स्टेट सेल है 2 लाख का, बिहार का है 4 लाख का, यूपी का 8 लाख का, दिल्ली का 9 लाख का। थर्ड है एक्सपोर्ट सेल, निर्यात बिक्री। वेस्ट बंगाल में एक्सपोर्ट सेल है 5 लाख का, बिहार में एक्सपोर्ट सेल है 6 लाख का, यूपी में 11 लाख का और दिल्ली में 7 लाख का। टोटल जो ट्रांजैक्शंस हुआ है वेस्ट बंगाल में वो है 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख मिलाकर 12 लाख का। बिहार में जो सप्लाई हुआ है बिहार वाले यूनिट से टोटल है 3, 4, 7 और 6, 13 लाख। उत्तर प्रदेश का जो यूनिट है वहां से हुआ है 2, 8, 10 और 11, 21 लाख का सप्लाई। और दिल्ली का जो यूनिट है वहां से कितने का हुआ है 24 लाख का। अब क्वेश्चन है वेदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस। क्या मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस की सभी इकाइयों के लिए जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है? तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एग्रीगेट टर्नओवर, जिससे मालूम चलेगा कि मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं। इसके लिए जितना भी यूनिट्स है वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, इन चारों यूनिट का जो मतलब कि सेल हुआ है उसको हम ऐड करेंगे ताकि हम एग्रीगेट टर्नओवर मालूम कर सकें। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस का जितना भी यूनिट्स है वो सब का सब एक ही पैन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। Aggregate turnover will be the total turnover of all units of Messrs Unique Enterprises, because all units of Messrs Unique Enterprises are against same PAN, that is permanent account number. Messrs Unique Enterprises की सभी इकाइयों की बिक्री को कुल कारोबार की सीमा देखने के लिए जोड़ा जाएगा।
क्योंकि मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस की सभी इकाइयां एक ही पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ काम कर रही हैं और कर सकती हैं। तो ऐड करेंगे इसको। एज पर the above provisions aggregate turnover would be, क्या होगा? अब ऐड करते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल का टोटल है 12 लाख का सेल, बिहार का 13 लाख, यूपी का 21 लाख और दिल्ली का 24 लाख। तो ये आपका हो जाएगा रुपीज 12 लाख वेस्ट बंगाल का जो है, प्लस रुपीज 13 लाख बिहार वाला, प्लस रुपीज 21 लाख यूपी वाला, प्लस रुपीज 24 लाख दिल्ली वाला। सब मिलाकर कितना हो गया? ये आ जाएगा रुपीज 70 लाख, 70 लाख का। अब इंडिविजुअल टर्नओवर जो है हर एक यूनिट का, वो रेलेवेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन के पर्पस से। मतलब पंजीकरण के उद्देश्य के लिए निर्धारित सीमा को निकालने के लिए प्रत्येक इकाई का कारोबार अलग से नहीं देखा जा सकता है। इंडिविजुअल टर्नओवर of each unit is not relevant for the purpose of registration। मतलब क्या निष्कर्ष निकला? अगर कोई संस्था है और उस संस्था का जो पैन है, उसी पैन के साथ में अगर उस संस्था की एक से ज्यादा इकाइयां विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं, तो उन हर एक अलग स्टेट वाली यूनिट का जो टर्नओवर है, उन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हम इंडिविजुअली हर एक यूनिट का टर्नओवर पर फोकस नहीं करेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकला? इन द लाइट ऑफ एबव प्रोविजन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस। मतलब उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस की सभी इकाइयों के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है। इन द लाइट ऑफ above provision, GST registration is required
फॉर ऑल यूनिट्स, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, ऑल यूनिट्स ऑफ मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस। थ्रेशोल्ड का लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड का लिमिट है 40 लाख का। देखिए यहां लिखा क्वेश्चन में था द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑल दिस यूनिट्स आर। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस का 4 यूनिट है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। इन चारों इकाइयों से जो टैक्सेबल सप्लाई किया जाता है गुड्स का वो दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल में टोटल सप्लाई किया गया है 12 लाख का, बिहार में 13 लाख का, वेस्ट बंगाल यूपी में 21 लाख का, दिल्ली में 24 लाख का। इस सेल में इंट्रा स्टेट सेल भी है, एक ही राज्य के अंतर्गत विक्रय, इंटर स्टेट 2 डिफरेंट स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन और एक्सपोर्ट निर्यात, ये तीनों शामिल है। तो अब सवाल पूछा गया था कि ये जो मेसर्स यूनिक इंटरप्राइज है इसका सारा यूनिट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देखिए वेस्ट बंगाल का टर्नओवर केवल 12 लाख का है, बिहार का टर्नओवर 13 लाख का है, ठीक है, यूपी का 21 लाख का है और दिल्ली का 24 लाख का है, ठीक है। चूंकि ये सारा यूनिट्स मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस का जो सिंगल पैन है उसी पैन के अंदर काम कर रहा है, इसीलिए मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट देखने के लिए हमको सारे यूनिट्स का जो टर्नओवर है, सेल है, उसको ऐड करके एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होगा। यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर आता है सबका मिलाकर 70 लाख, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 40 लाख का उससे ज्यादा है। इसी कारण से मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस को अपने सारे यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के तहत करवाना होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। X Limited has the following details for the financial year 2018-19. Determine whether this company is required to be registered under GST or not. एक्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान किए। इन विवरणों के आधार पर यह निर्धारित कीजिए कि क्या इस कंपनी को जीएसटी के तहत पंजीयन कराना आवश्यक है अथवा नहीं। डिटेल दिया हुआ है कंपनी का टैक्सेबल टर्नओवर, कर योग्य बिक्री है 6,50,000 का। दूसरा है एग्जेम्प्ट टर्नओवर, कर मुक्त बिक्री है 1,50,000 का। थर्ड है एक्सपोर्ट टर्नओवर, निर्यात आपूर्ति या निर्यात बिक्री 4 लाख का है। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान किया हुआ है 2 लाख। पांचवा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय देयर रजिस्टर्ड जॉब वर्कर आफ्टर जॉब वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड, पंजीकृत जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क होने के बाद एक्स लिमिटेड की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को की गई आपूर्ति 1,40,000 रुपए। छठा है टर्नओवर ऑफ अदर ब्रांच ऑफ कंपनी हैविंग सेम पैन, एक ही पैन के अंतर्गत कंपनी की अन्य शाखाओं द्वारा की गई बिक्री, ये है 6,60,000 रुपए। सातवां है जीएसटी। कौन कौन सा जीएसटी है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ये सब मिलाकर जीएसटी दिया गया है 1 लाख। टोटल है सब मिलाकर 23 लाख। एज्यूम दैट
turnover of X Limited includes supply of goods as well as supply of services। मतलब मान लेना है कि एक्स लिमिटेड के कारोबार में वस्तुओं की आपूर्ति के साथ साथ सेवाओं की भी आपूर्ति शामिल है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। क्या क्या लेंगे हम लोग इसमें? एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग टैक्सेबल सप्लाई को लेते हैं, मींस टैक्सेबल टर्नओवर इसको लिया जाएगा, एग्जेम टर्नओवर इसको भी लिया जाएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर इसको भी लिया जाएगा, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसको नहीं लिया जाएगा, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, ये छोड़ देंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय देयर रजिस्टर्ड जॉब वर्कर आफ्टर जॉब वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड इसको लेना होगा, लेते हैं हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में। टर्नओवर ऑफ अदर ब्रांच ऑफ कंपनी हैविंग सेम पैन, पिछले क्वेश्चन में अभी लिया गया था, इसको लेंगे। जीएसटी पेड इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अब निकालते हैं हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एक तरफ अमाउंट ले लेते हैं और एक तरफ पर्टिकुलर्स ले लेते हैं। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट है आपका टैक्सेबल टर्नओवर या टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल टर्नओवर का अमाउंट है क्वेश्चन में 6,50,000। नंबर 2 एग्जेम्प्ट टर्नओवर, ये है 1,50,000 का, इसको भी ले लिए। थर्ड है आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर, इसका अमाउंट है आपका 4 लाख, इसको भी ले लिए हम लोग। फोर्थ नंबर में है इनवर्ड सप्लाई, ऑन विच टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आपका होगा नॉट एप्लीकेबल, ये तो लेते ही नहीं है, लागू नहीं होगा ये वाला। पांचवा पॉइंट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय देयर registered job worker after job work on behalf of X Limited, ये अमाउंट लेंगे 1,40,000 का। इसके बाद छठे नंबर पर है टर्न ओवर ऑफ अदर ब्रांच ऑफ कंपनी हैविंग सेम पैन, टर्न ओवर ऑफ अदर ब्रांच ऑफ कंपनी हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, ये है 6,60,000 का। और सातवां पॉइंट क्वेश्चन में है जीएसटी,
IGST, CGST, SGST, तो जीएसटी पेड को भी नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। अब इन सभी को प्लस करेंगे हम, ये 6,50,000, 1.5 लाख, 4 लाख, 1,40,000, 6,60,000 ऐड करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 5 10, 14 और 6 20 के 0, हाथ में रहा 2, हाथ वाला 2 और 6 8, 8 9, 9 और 4 13, 14 और 6 20, 20 लाख निकला। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको आंसर में? चूंकि करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक्स लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इसीलिए कंपनी को जीएसटी के तहत पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर 40 लाख रुपीस का लिमिट इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि एक्स लिमिटेड के कारोबार में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का सप्लाई भी इंक्लूड है। मतलब केवल गुड्स की सप्लाई अगर की जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट चाहिए 40 लाख का, और अगर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी सप्लाई हो रहा है या केवल सर्विसेज का हो रहा है तो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है आपका 20 लाख का। लेकिन यहां पर इसका टर्नओवर तो 20 लाख ही है ना, क्रॉस तो नहीं किया है। 20 लाख से ज्यादा होने पर इसको करवाना पड़ता रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सिंस the aggregate turnover of X Limited during the current financial year 2018-19 does not exceeded rupees 20 lakhs, the company is not required to get registration under GST. The limit of 40 lakhs shall not be applicable since the turnover of X Limited includes supply of goods as well as सर्विसेज। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।